नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का इस अगले वीडियो में हम लोगों का। और ये अगला जो वीडियो है ये पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, इससे संदर्भ में है। जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा और पार्ट वाइज पढ़ा, ठीक है ना। 4 पार्ट में हम लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ा था। उम्मीद है कि चैप्टर जो भी आपने देखा समझा वो पसंद आया होगा। ठीक है। और अगर मैंने पहले ही कहा है कि अगर कुछ भी उससे संबंधित और कोई अगर डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड टेल मी अबाउट दैट। और मैंने ये भी कहा है कि उस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी मैं लाऊंगा और 100% यस आई एम गोना डू दैट। ठीक है, लेकिन उसको लाने से पहले मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक चैप्टर का एक वीडियो ही बना लेता हूँ, 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब चूंकि रिवीजन का समय है तो आई गेस कि हम लोगों को जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करना है। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपका पॉलिटी और हिस्ट्री का सेक्शन मैं अच्छे से कवर करवाऊं और सारे चैप्टर्स को अच्छे से क्वेश्चंस के साथ कवर करवा दूं। ठीक है, एंड होपफुली वी विल बी कंप्लीटिंग दैट विद इन द टाइम लिमिट। और मैंने टारगेट रखा है कि दिसंबर अंत आते आते ये दोनों सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है, जवाब मतलब डाउट्स हैं, वो आप कमेंट के जरिए कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर व्हाट्सएप आई गेस मेरा नंबर दिया गया है। अगर नहीं है तो फिर भी कमेंट करके बताइए कि ठीक है कि सर अगर व्हाट्सएप करना है, सवाल पूछना है तो फिर किस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आई विल बी टेलिंग दैट टू। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो, और उसका नाम क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या तात्पर्य समझ में आता है? फेडरलिज्म का सबसे पहले जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझेंगे इसका हिंदी। फेडरलिज्म, ठीक है, इसका हिंदी होता है संघवाद। क्या होता है? संघवाद। ठीक है। अब संघवाद कहाँ से शब्द आता है, मतलब कैसे समझते हैं संघवाद? तो सबसे पहले चूंकि हम लोग भारत देश में रह रहे हैं तो हमारा जो भारत है, आर्टिकल 1 के तहत भारत को क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 जिसमें भारत की परिभाषा दी गई है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है। और इंग्लिश में बोले तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अब देखो, इस संदर्भ में अब 2 चीजें आती है। ठीक है, 2 बातें आती हैं। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? अब एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्या होता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है। और एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में अंतर है। अंतर क्या है कि जब फेडरेशन की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें, और यूएसए में क्या है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, और वो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक साथ मिल करके एक बड़े राज्य का निर्माण करना है। तो सपोज करिए कि अगर ये ब्लॉक्स है, ये 4 स्टेट है, और ये सोच रहे हैं कि हम लोग आपस में मिल करके एक बड़े स्टेट का निर्माण करेंगे। तो और आपस में इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है कि हम लोग एक साथ मिल करके ऐसा काम करेंगे। ठीक है, सबकी इंडिपेंडेंस जो है वो अपने आप में बरकरार रहेगी, लेकिन सब लोग एज टुगेदर एज अ यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? फेडरेशन बोल दिए। ठीक है, क्या बोल दिए? फेडरेशन बोल दिए। क्लियर है? ये हो गया हमारा फेडरेशन, जहां अलग अलग सेपरेट यूनिट्स, इंडिपेंडेंट यूनिट्स आपस में बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट जब साथ होने का निश्चय करती है और एक बड़े राज्य का निर्माण करने का फैसला करती है, तो एक फेडरेशन। तो यूएसए एक ऐसा राज्य निकल के आता है, मतलब देश निकल के आता है। उसी जगह पर, इसी के ठीक अपोजिट में एक दूसरा टर्म है हमारे पास, वो है यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट क्या है? इसको हम लोग संघ बोलते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट को राज्यों का संघ बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक बड़ा राज्य, ठीक है, अब बिगर स्टेट, वो अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर को डिवाइड करता है अमॉन्ग इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। ठीक है, इसमें कोई अलग से कोई इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं होते हैं, लेकिन एक बड़ा राज्य अपने पावर्स को शेयर करता है। ठीक है, जैसे इंडिया। इंडिया जब बना, जब आज़ाद हुआ, तो हमारे पास प्रोविंशियल स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है ना, आपको भी पता होगा, प्रिंसली स्टेट्स थे। और उसके बाद फिर वो प्रोविंशियल स्टेट्स बने। प्रोविंशियल स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे कह सकते हैं। और वो लोग बाद में उन लोगों, सभी राज्यों को, सभी स्टेट्स को, प्रोविंशियल स्टेट्स को या फिर प्रिंसली स्टेट्स को राज्यों का दर्जा मिला भारत में। ठीक है, राज्यों का दर्जा मिला। और यह हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया कि इनका अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगा, मतलब ये कोई सेपरेट स्टेट के तौर पर, सेपरेट कंट्रीज के तौर पर कार्य नहीं करेंगे। ये सभी जितने भी राज्य हैं वो भारत का अभिन्न अंग रहेंगे। ये कभी भी किसी भी माध्यम से भारत से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट
किसी केस में टूट भी सकता है, डिसएग्रीमेंट हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर ये कोई प्रावधान है ही नहीं कि अगर भारत देश से कोई राज्य जो है, जो भी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, वो कभी भी चाहे कि नहीं उसको अलग होना है, वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, और ना ही ये लोग ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंस है। ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, गवर्नेंस के पर्पज से इनको एक इंडिपेंडेंट पावर जरूर दिया गया है। पावर दिया नहीं गया है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने, ठीक है बोला जाए, तो उसने अपने पावर को शेयर किया है। अब पावर शेयरिंग जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या देखा था? पावर के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरा होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो आप फेडरलिज्म को वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंतर्गत ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन, यहाँ पे जो मेन ताकत है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर यूनियन गवर्नमेंट आप कह लीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको नीचे, टॉप टू बॉटम अप्रोच करके। और जो सबसे टॉप पर होता है, ऑब्वियसली बात है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या यूनियन गवर्नमेंट होता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, और किसी किसी केस में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे इंडिया में हम लोगों को म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज सिस्टम भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या समझा कि फेडरलिज्म इज बेसिकली संघवाद। अब संघवाद की जब चर्चा कर रहे थे हम लोगों ने दो टर्म के बारे में समझा, एक हम लोगों ने समझा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, दूसरा हम लोगों ने समझा यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्लियर डिफरेंस है। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जहां कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिलकर के एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एक यूनियन ऑफ स्टेट्स जहां एक बड़ा राज्य अपने पावर को अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करता है, या कह सकते हैं शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट में किसी भी स्टेट्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एक उस यूनियन से अलग हो सके। ठीक है, अलग होने का कोई प्रावधान नहीं मौजूद है। बिहार हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, ये कल होकर के अगर ये बोलता है कि मुझे भारत से अलग होना है, ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है ही नहीं। गवर्नेंस के लिए, ठीक है, फॉर द इजी गवर्नेंस, ठीक है, इसे पावर शेयर किया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इसके पास अपनी कुछ शक्तियां हैं, अपने कुछ विषय वस्तु हैं, लिस्ट है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, और उसी पर बेस्ड हुए अपना कानून बनाता है। ठीक है, ताकि सुविधाजनक तरीके से शासन प्रशासन की का जो सिस्टम है वो होता रहे। ठीक है, तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है फेडरलिज्म के तहत। तो फेडरलिज्म का बेसिक मतलब समझ में आई गेस आ गया होगा। ठीक है, आपके चैप्टर में भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी गई हैं। ठीक है, और पहला जो ओवरव्यू है आपका, इसमें हमको यही करना है, यही पढ़ना है। वी नोटेड दैट द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, और हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे फोकस करेगा रहेगा हमारा। इसी चीज को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। तो फेडरलिज्म अकॉर्डिंग टू योर बुक और अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ योर बुक क्या बन जाता है? फेडरलिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। और ये कौन सा काइंड है? तो वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उसके बाद अलग इस चैप्टर में और हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग लोकल गवर्नमेंट और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जैसा मैंने चर्चा कर दिया, उसके बारे में भी समझेंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, और उसका पूरा एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले चैप्टर का। पहला जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिकली क्या है? तो बेल्जियम की कहानी से अगेन यहाँ पर शुरुआत किया गया है, इसको रेफर किया गया है कि बेल्जियम में हम लोगों ने क्या देखा। ठीक है, हम लोगों ने श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पावर शेयरिंग के चैप्टर में देखा था, है ना, और देखा था कि किस तरह से बेल्जियम जो है एकोमोडेशन का सिद्धांत अपनाता है, जबकि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का सिद्धांत आता है। और श्रीलंका के उस स्ट्रैटेजी को अपनाने से उसका क्या नतीजा निकलता है, जबकि बेल्जियम के एकोमोडेशन के सिद्धांत से उसका क्या नतीजा निकल के सामने आता है। और हमने बेल्जियम में देखा था कि किस तरीके से उसने पावर को शेयर किया था डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, है ना। अब वही कहानी को यहाँ रिपीट कर रहा है, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो बेल्जियम, यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस दैट वाज मेड। ठीक है, एक सेकेंड। One of the key changes that was made in the constituent of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. ठीक है, तो बेल्जियम में क्या हम लोगों ने देखा था? बेल्जियम में देखा था कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस किया था। रिड्यूस कहने का मतलब पावर को उसने शेयर किया था, किनके बीच में? तो रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम, पहले भी थे, लेकिन इनके पास कुछ खास पावर्स नहीं होते थे। लेकिन 1993 में, ठीक है, कब? 1993 में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए, और उसमें रीजनल गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत मिला। ठीक है, किसको मिला? रीजनल गवर्नमेंट को। कहाँ मिला? बेल्जियम में मिला। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को अगर हम लोग नीचे शेयर करते हैं, तो ये अगेन क्या बन जाता है? फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि फेडरलिज्म इज जस्ट डिवाइडिंग द पावर ऑफ द सेंटर टू द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
तो रीजनल गवर्नमेंट में हो गया। 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, ठीक है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी यहाँ पर चर्चा किया गया है, ठीक है। तो एक तरफ यूनिटरी, तो यूनिटरी शब्द से ही समझ में आता है कि भाई ये कहीं ना कहीं पावर जो होगा वो किसी एक के हाथ में ही सीमित होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को ये बताता है, किसको बताता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को बताता है कौन? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, सॉरी फॉर दैट, एक मैं फिर से लिख रहा हूँ। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, यूनिटरी गवर्नमेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को दर्शाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है। और जबकि जो फेडरलिज्म है हमारा, ठीक है, फेडरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखता है। डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन अगेन हम लोगों को इसी चैप्टर के अंतर्गत कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजिंग, मतलब रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द सेंटर एंड गिविंग इट टू द स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स और द लोकल लेवल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी बताया गया है कि किस तरीके से बेल्जियम में 1993 में जो चेंजेस लाए गए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने रीजनल गवर्नमेंट को ज्यादा शक्तियां दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को रिड्यूस किया, ठीक है। श्रीलंका जबकि ऐसा नहीं किया, श्रीलंका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहा और सेंटर के हाथ में ही सारे पावर्स बने। इसके बावजूद कि वहाँ के तो तमिल लोग थे, वो पावर्स मांग रहे थे, वो अपने अधिकार मांग रहे थे, लेकिन श्रीलंका की सरकार अपने इसी बात पर टिकी रही और अंत तक टिकी रही, जिसका परिणाम श्रीलंका में सही देखने को नहीं मिलता है। तो अगेन, having done this discussion, we come on to the concept of federalism that is been discussed in your book, जो कि काफी important है, क्योंकि अगर आप आंसर लिख रहे होगे, if you are using the lines that has been used in the book, that is preferred in CBSE board, ठीक है। अगर वैसा हो तो ठीक है, मिलता जुलता भी होगा तो चलेगा। So let us look at the definition that has been given over here. That federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country, as explained earlier, ठीक है। इसमें कोई नया बात अब आपको जानने को नहीं मिल रहा है। तो this is how federalism is defined in your book. Federalism क्या हुआ? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेट्स ले लेते हैं। फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। साधारण तौर पर फेडरलिज्म में कितने स्तर की सरकार होती है? तो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन किसी किसी केस में ये 2 से 3 भी हो जाता है, ठीक है। जैसे भारत के केस में 1992 में जो एक अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निकल के सामने आता है, जो हमारे गवर्नेंस को तीसरे स्तर में बांटता है, पंचायती लेवल पर और जिलों में म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया। तो फेडरलिज्म का दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है वो क्या कह रहा है कि फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। One is a government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest, and the other is government at level of province or state that look after the much of the day-to-day administrating of the state. तो एक सेंट्रल लेवल पर है जो मेन क्रूशियल इंपॉर्टेंट विषयों पर कानून बनाता है, उसको देखता है, और दूसरा स्टेट लेवल पर जो लोकल लेवल के इश्यूज पर कानून बनाता है। ऐसे में व्यवस्थाएं करना, सरकार चलाना और गवर्नेंस देखना आसान हो जाता है। इट मेक्स इजी, ठीक है, चीजों का। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दोनों जो शक्तियां मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ये दोनों इंडिपेंडेंट तौर पर काम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में अड़ंगा नहीं लगाता, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में किसी तरह का रुकावट पैदा नहीं करता है, ठीक है। बोथ आर इंडिपेंडेंट टू वर्क, ठीक है। अपने अपने विषयों के ऊपर ये लोग अपने अपने तरीके से कानून बनाते हैं। और यहाँ पर एक मैप दिया गया है, वर्ल्ड मैप, और रेड कलर से जो भी डिनोटेड है वो सारे विश्व के फेडरेशंस हैं, मतलब जहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, ठीक है। अब देखो इसकी चर्चा फिर अगले पेज में ही करूंगा ही, ठीक है। अब जैसे कि फेडरेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब 3 तरह के बेसिकली होते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एसिमेट्रिकल फेडरेशन, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर और एसिमेट्रिकल फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या मतलब हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम का उदाहरण है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर मतलब आप एक अपने आप में एक संपूर्ण यूनिट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर वर्किंग एज अ कंप्लीट यूनिट बट यू आर होल्डिंग ऑन, ठीक है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स विद इन यू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये अपने आप में क्या हो गया, ठीक है, ये एक पावर हो गया। जैसे कि ये पूरा का पूरा इंडिया हो गया और ये जो स्मॉलर यूनिट्स आपको अंदर में दिख रहे हैं ये भारत के क्या हो गए, स्टेट्स हो गए, और इन स्टेट्स को ये इंडिया होल्ड करके रखा हुआ। और दूसरी बात, ये इसके एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, स्टेट
यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब दूसरा आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जहां 4, 5, 10, 15 जो भी संख्या में हो, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में डिसाइड करते हैं एंड दे गो एंड यूनाइट एंड दे मेक अप अ लार्जर स्टेट। ठीक है, और इनके बीच में क्या साइन हुआ होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में हम यूएसए का देख सकते हैं। तो in this type, independent states come together to form a larger unit. Here, states enjoy more autonomy as compared to the holding together kind of federation. Example US, Australia, Switzerland। ठीक है, और एक एसिमेट्रिकल फेडरेशन होता है। यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है कि किसी किसी राज्यों को कुछ खास दर्जा दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस दिए दिया जाते हैं, और कुछ राज्यों को वो पावर, वो ऑटोनॉमी नहीं मिलती है। तो इसको हम लोग बेसिकली एसिमेट्रिकल फेडरेशन बोलते हैं। सबको बराबर दर्जा सभी राज्यों को नहीं मिलता है। जैसे इंडिया की बात कर लें अगर, तो लगभग यहाँ सभी राज्यों को बराबर दर्जा मिला है, निश्चित तौर पर मिला है। ठीक है, लेकिन किसी खास परिस्थिति में, जैसे उसके ज्योग्राफी के आधार पर किसी किसी राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है। ठीक है, जैसे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, ठीक है, तो उनको मिला हुआ है वो दर्जा। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी उस हिसाब से है, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, हिमालय के क्षेत्र में है, और मेन लैंड से थोड़ा सा उस उतनी अच्छी तरीके से वहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है, और वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द रीजंस। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल एस्पेक्ट को भी लेकर के, ठीक है, हमारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को भी लेकर के उसको हम एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हैं, ताकि उसका हम अच्छे से ख्याल रख सकें, ये बात है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ विश्व भर में भी कुछ एसिमेट्रिकल फेडरेशन के नाम दिए गए हैं, जैसे कनाडा है, रशिया है, इथोपिया है। ठीक है, ये सब एक एसिमेट्रिकल फेडरेशन, जहां पर सभी राज्यों को एक जैसा दर्जा नहीं दिया गया है। तो लिखा हुआ भी है, इन दिस टाइप सम कॉन्स्टिट्यूशन हैव मोर पावर्स, स्पेशल स्टेटस देन अदर्स ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? तो जब हम लोग फेडरेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 3 तरह के फेडरेशंस को देखा। क्या क्या देखा? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फिर हम लोगों ने देखा एसिमेट्रिकल फेडरेशन। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, कि इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, पहले समझाया जा चुका है ऑलरेडी, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट फ्रॉम योर बुक। यूनिटरी सिस्टम में आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इन सब यूनिट्स और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली पावर इज concentrated in one hand, or you can say that power is concentrated in the hands of the central government। ठीक है, बस सीधी सी मतलब है। और अगर किसी तरीके से वहां पर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है भी, तो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय करेगी। ठीक है, वो एक्सरसाइज करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी एज ए सबऑर्डिनेट काम करेगी, मतलब उसके नीचे रह करके काम करेगी, मतलब उसके ऑर्डर्स यहाँ पर भी अप्लाइड होंगे। ठीक है, और स्टेट की अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी किसी भी तरह के कानून बनाने में। इट इज एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन अ फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट कैन यू ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम, ठीक है ना, फेडरल सिस्टम में और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए। तो यहाँ पर ये सब जो अभी समझ में आ रहा है हम लोगों को, ये यही आ रहा है कि फेडरल सिस्टम में और यूनिटरी सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, यू कैन नोट इट इन योर नोट्स। ठीक है, कि यूनिटरी फॉर्म में पावर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है। यूनिटरी फॉर्म में जो स्टेट्स है उसको ऑटोनॉमी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है। फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंस है, वो कानून बना सकती है। ठीक है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ऑर्डर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चूंकि इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी बॉडीज है, तो अपने अपने विषय पर कानून बनाने के लिए दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग हैज बीन रिटन इन दिस दीज लाइंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ की फीचर्स के बारे में जो फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल वन लाइनर तो नहीं बोलता हूँ, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये 4, 5, 6, 7 पॉइंट है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, और पॉइंट बना करके इसको याद कर लेंगे क्या क्या है। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, पहला फीचर है, समझाया जा चुका है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल, वो सेम सिटीजन पर रूल करती है, लेकिन सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, अपना अपने विषय है, अपने कानून बनाने के उसके दायरे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का अपना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अपना है। ठीक है, सबका अपना अपना दायरा यहाँ पे बना होता है, और सभी लोग अपने दायरों में रह करके ही काम करते हैं। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीयर गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसका क्या एरिया है, कौन सा विषय पर कौन कानून बनाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए हैं वो किसी यूनिट के द्वारा
अपने आप चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब खुद के दम पे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, स्टेट लेवल पर स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, वहां से भी डिसीजन लेने पड़ेंगे, उनकी सहमति भी आवश्यक होगी। सच चेंजेस रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ऐसा कोई बदलाव लाने का हम सोच रहे हैं तो यहाँ पर हमें दोनों ही लेवल पे बात करने की जरूरत होगी और तभी जाके कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसको समझाने की बात होती है, तो वही कोर्ट्स के पास ये शक्ति है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा हम जो बोल रहे हैं वो सही है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट विल डिसाइड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू से। कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोर्ट, दैट इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट, अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई मामला फंसता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो हाईएस्ट अथॉरिटी अपने पास अवेलेबल है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अंपायर की तरह काम करेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये फेडरलिज्म के अंतर्गत ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर आता है, ठीक है। दोनों स्टेट आपस में लड़ते नहीं है और अगर किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा होता है तो कोर्ट्स बैठी है उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि वो डिस्प्यूट आसानी से रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब कौन से सोर्स से जो रेवेन्यू आ रहा है, जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है किसी खास डिपार्टमेंट से, जैसे सेल टैक्स है तो वो उसका पैसा कहाँ जाएगा, जीएसटी है तो जीएसटी का पैसा सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, तो सीजीएसटी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इनकम टैक्स का पैसा है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये सारी चीजें रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड सारी बातें, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से मेंशन्ड है कि किस फंड का पैसा, कौन से टैक्स का पैसा, कौन से रेवेन्यू का पैसा किस लेवल पे जाएगा, ये बात संविधान में मेंशन है। आपस में लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए अगेन कौन बैठा है, कोर्ट बैठा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है, मतलब हर कोई अपने अपने पैसों के लिए स्वतंत्र बैठा है, किसी से मांगने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। बहरहाल अगर ऐसी कोई आपदा आ भी जाती है स्टेट्स के पास तो भाई स्टेट तो भारत का ही एक अंग है, तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी उसके क्षेत्र में प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रदान करती है, उसे मदद प्रदान करती है ताकि वो उस आपदा से बाहर निकल सके। जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गए, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कीप्स अ वेरी टाइट विजिल ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, ताकि भारत, इंडिया एज अ होल, इसको कोई डिस्टर्बेंस ना पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रीट स्टेट गवर्नमेंट एज सेपरेट एंटिटी और समथिंग, नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही संविधान में क्लियर किया जा चुका है कि ये सभी भारत के ही अभिन्न अंग है, भारत ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम के पास डुअल ऑब्जेक्टिव है। कितने ऑब्जेक्टिव है, डुअल ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, पहला काम क्या है उसका, यूनिटी और यूनिटी को प्रमोट करना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एक तरफ हमें यूनिटी बनाना है, दूसरी तरफ हमें रीजनल डाइवर्सिटी लेके चलना है। अब भारत डाइवर्सिटी का देश है, हर एक क्षेत्र, हर एक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती है, भाषाएं बदल जाती है, खान पीन बदल जाता है, थोड़ा बहुत कल्चर बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, ज्योग्राफी बदल जाती है, तो डाइवर्सिटी का देश है। तो इस डाइवर्स कंट्री में भी यूनिटी बरकरार रहे, इसके लिए ये जो फेडरल सिस्टम है हमारा बहुत हद तक मददगार साबित होता है, ठीक है, कि देश की अखंडता को भी बनाए रखता है और देश में मौजूद जो विविधता है उस विविधता को भी साथ में बनाए रखता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम कि यूनिटी के साथ साथ वो डाइवर्सिटी को भी बनाए रखता है, ठीक है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। और यहाँ पर जो सरकारें हैं उनको पावर शेयरिंग के इस कॉन्सेप्ट को एग्री करना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, हम सबको अपना देश चलाना है तो सहमति तो जाहिर करनी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। ना यहाँ मेरा कुछ है ना यहाँ तुम्हारा कुछ है, सब कुछ भारत का ही है, ठीक है। तो इस भारत को चलाना है मिल करके, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी एक जबरदस्त सामंजस्य बैठाने का पूरा प्रयास किया जाता है ताकि ये देश अच्छे से चल सके। और इसमें ये जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम, ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो जाता है। तो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस लाइन को अपने पास नोट करके रख सकते हो। संभव है कि इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है कि इसको आप एक्सप्लेन भी करो कि भाई एक आइडियल फेडरल सिस्टम के पास दोनों ही एस्पेक्ट्स है, पहला म्यूचुअल ट्रस्ट है, दूसरा है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। क्योंकि भाई देखो, जहां दो लोग हैं, दो अलग अलग है या फिर विविधता है, तो आपस में भरोसा एक दूसरे के ऊपर होना बहुत जरूरी है। एक तरफ केंद्र सरकार काम कर रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार काम कर रही है, तो भैया केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर भरोसा करना होगा, राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर भरोसा करना होगा, ठीक है। और दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, इस विषय पे मैं कानून बना रहा हूँ, तुम इस विषय पे कानून बनाओ। और ये भी ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई वो भी काम करेगा तो हमारे हानि के लिए नहीं करेगा,
कारण कि हमें देश को देखना है, हम दोनों का पर्पस क्या है, देश को चलाना, ना कि अपना अपना चलाना। ठीक है, ये देश चलेगा तभी हम सबका कुछ अच्छा हो पाएगा। मतलब ये मैं आइडियलिस्टिक बातें बोल रहा हूँ जो आइडियल्स में है। अब इसकी बात, इस विषय पे अब ये नहीं बोलिएगा कि सर ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, तो ठीक है, बात सही है, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। फिर क्योंकि जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चीजें उतरती हैं तो कुछ ना कुछ आइडियल से आप इधर उधर भटकते ही हैं और कभी कभी जरूरत भी आन पड़ती है। बट बहरहाल उन समस्याओं को भी सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाता है एक चुनौती के तौर पर। तो वो सब एक मौजूदा चैलेंजेस है हमारे देश में, जहाँ पर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। और केवल इन दोनों के बीच में ही क्यों, दो तीन स्टेट्स के बीच में भी बहुत सारे मामलों में डिस्प्यूट्स होते हैं। उसको भी रिजॉल्व करने की चीजें हो रही हैं और कैसे उसको कम किया जाए उसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस स्तर पर 10th लेवल पर आपको इतना ही समझना है। अब जो बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, चूंकि अब समझ गए कि दो स्तर की सरकार है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी है और सबको लेके चलना है, तो ये जो बैलेंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग फेडरेशन में वैरी करता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। और ये बैलेंस कहीं ना कहीं इतिहास पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पहले के समय से किसी के साथ रहते आ रहे हैं तो उसके साथ बैलेंस बनाना थोड़ा आसान है। कोई नया इंसान साथ में आया है तो उसके साथ बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस यही बात है यहाँ पर। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब दो तरीके से फेडरेशन को बनाया, जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। जिस टाइम ये तरीके से क्या होगा आपका एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ये दो तरीके से बनाया जा सकता है किसी फेडरेशन को, डिस्कस्ड एज डिस्कस बिफोर। पहला रूट है भैया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आएगा, एक साथ आएगा और अपना एक बिगर यूनिट बनाएगा जिसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल कंसिडर्ड स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबके पास लगभग बराबर शक्ति है, सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, सबके पास लगभग बराबर शक्तियां हैं। और दूसरा जो रूट है वो हम लोगों ने बात किया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें बेल्जियम एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है और भारत बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ पे एक कंप्लीट एक यूनिट है और उसने अपने पावर को अपने अलग अलग यूनिट में, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांट रखा है। Second route is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain, Belgium are the examples of this kind of holding together federations. And in the second category, central government tends to be more powerful. हाँ ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में पावर थोड़ा ज्यादा होता है। अब इस बात को स्पष्ट करेंगे जब हम लोग यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पढ़ रहे होंगे, वहां पर ये बात ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में ज्यादा पावर होता है। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा बात। और ठीक है, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, और कुछ यूनिट्स होते हैं उसको कुछ स्पेशल स्टेटस में मिलते हैं, स्पेशल पावर्स में मिलते हैं। जैसा कि इंडिया के केस में मैंने बताया, कुछ ज्योग्राफिकल, कल्चरल और अदर चीज़ों को देखते हैं तो कुछ राज्यों को थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, क्योंकि उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें हमें कंजर्व करना होता है, उनको मेन स्ट्रीम के साथ लेकर के चलना होता है। और पहले से वो बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे होते हैं, और इसलिए टू मेक देम मोर व्हाट टू से look equal, we have to provide them certain other facilities also. ठीक है, with respect to other states. तो ये चीजें हो गई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो बाकी क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है वो करिएगा, और बाकी डाउट अगर होगा तो कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ भैया बच्चा लोग पढ़ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक होने वाला है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, लेकिन वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले, क्योंकि एक बार में बहुत कुछ बता देना, पढ़ा देना मुझे लगता है कि शायद थोड़ा लेंदी हो जाता है और मोनोटोनस भी हो जाता है। ठीक है, फिर बोरिंग हो जाओगे, वैसे भी नहीं देखते हो मतलब कम देखते हो, तो अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट भी शायद मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो हम लोग अब मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर एक और टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे, इसको क्या हो गया, जिसमें हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इस विषय को भी हम लोग डील करेंगे। और फिर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और वी विल एंड द चैप्टर। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 3 भाग में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, टिल देन वॉच द वीडियो, एनालाइज इट, कमेंट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिड नॉट लाइक। कुछ इंप्रूवमेंट हो, कोई सवाल हो, कोई बात हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वेट करूंगा। ठीक है, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।